नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। बात करेंगे क्या कोरोना किलर वैक्सीन तैयार हो गई है। बात करेंगे रूस के दावे की, जिस कोरोना के कहर से पूरा विश्व करा रहा है, उस कोरोना को मारने के लिए रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस ने कोरोना से लड़ाई में विश्व विजेता बनने की बात कही है। रूस दावा कर रहा है कि उसके बनाए वैक्सीन से 2 साल तक कोरोना का प्रभाव नहीं होगा, यानी उसे 2 साल तक कोरोना का असर नहीं होगा। लेकिन रूस के दावे में कितना दम है, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस महामारी झेल रही दुनिया को राहत देते हुए इसे खत्म करने वाली पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी का ऐलान किया। इस सफलता को लेकर जहां राहत और खुशी है, तो वहीं कई देशों और संगठनों ने इस पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि रूस ने वैक्सीन की रेस में आगे रहने के लिए जल्दबाजी की है। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये फिलहाल तय नहीं है कि वैक्सीन कितनी असरदार या सुरक्षित है। हालांकि पुतिन का कहना है कि उनकी बेटी पर भी वैक्सीन टेस्ट किया गया है। सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के रूस के दावे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से प्रतिक्रिया आई। WHO ने कहा कि फेज 2 और फेज 3 ट्रायल पूरा होने से पहले उत्पादन शुरू नहीं होना चाहिए। कोई भी वैक्सीन के 3 क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए और उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल के लिए हैं। तो अभी इन्होंने शायद फर्स्ट फेज और फर्स्ट सेकंड में पाया गया ये इफेक्टिव है, ये इम्यूनिटी डेवलप करता है और ह्यूमन ट्रायल्स में दिया जा सकता है। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि कितने दिन तक इम्यूनिटी करेगा, अभी तो ये नहीं पता, और कितने उसके और साइड इफेक्ट्स हैं जब पता चलेगा, जब कई हजार लोगों पर इसका ट्रायल होगा। तो मुझे लगता है इसमें और ह्यूमन ट्रायल्स की ज़रूरत है, जो फेज 3 ट्रायल करेंगे और उसके बाद हम लोग कह पाएंगे कि ये सेफ है। विशेषज्ञों ने भी रूस के कदम को लापरवाही भरा और मूर्खतापूर्ण बताया है। तो उधर पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया है कि रूस वैक्सीन विकसित करने की रेस में आगे रहने के लिए साइंस और सुरक्षा को ताक पर रख रहा है। वैक्सीन के पहले क्लिनिकल ट्रायल का साइंटिफिक डाटा प्रकाशित नहीं किया गया है। हजारों लोगों पर वैक्सीन को टेस्ट किया जाना जरूरी होता है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्सीन कितनी असरदार और सुरक्षित है। यही नहीं, पश्चिमी देशों का भी ये आरोप है कि रूस ने उसकी रिसर्च चोरी कर वैक्सीन बनाई है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों ने बाकायदा बयान जारी कर इस बात का आरोप लगाया था कि रूस की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हैकिंग ग्रुप ने इसके लिए अभियान छेड़ रखा है। कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी पर तमाम विवादों के बीच रूस का दावा है कि वैक्सीन के लिए 20 देशों से 1 अरब डोज का ऑर्डर मिला है। इन देशों में भारत भी शामिल है। भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की बात भी चल रही है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। SII के साथ दुनिया की कई और कंपनियां भी करार कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 60,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं और 834 मौतें हुई है। इन सबके बीच रूस की कोरोना वैक्सीन को लेकर भी एम्स निदेशक का बयान आया है। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इस्तेमाल से पहले इस वैक्सीन की सुरक्षा और साइड इफेक्ट को परखना बेहद जरूरी है। रूस कोरोना वायरस की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से लेकर अमेरिका और जर्मनी जैसे देश रूस की वैक्सीन पर संदेह जता रहे हैं। इसी बीच रूस के कोरोना वैक्सीन बनाने के दावे पर दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस की वैक्सीन सफल रही तो ये देखना होगा कि क्या यह सुरक्षित और प्रभावी है। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा फिर 60,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 60,961 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 23,29,000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात ये है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या भी 16 लाख के पार पहुंच गई है।
अगर रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल होती है, और वो हमें क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। सेफ़ कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और एफिकेसी हो कि उससे अच्छी इम्यूनिटी आ रही है और प्रोटेक्शन दे रही है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक बैठती हैं तो ये बहुत कदम है कि एकदम वैक्सीन मिल सकती है। इंडिया के पास कैपेसिटी है कि उसकी मास प्रोडक्शन कर पाए, और इससे जो वैक्सीन जो स्टडी ट्रायल्स हैं वो और इफेक्टिव हो जाएंगे, वैक्सीन और जल्दी आ जाएगी। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये एक साइंटिफिक वर्ल्ड में क्लियर होनी चाहिए कि ये वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है। पिछले 24 घंटों में 834 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 46,091 हो गई है। देश में संक्रमण के 6,43,948 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है, लेकिन देश में कोरोना मामले की बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। राहत की बात ये है कि मृत्यु दर गिरकर 1.96% पर आ गई है, जबकि रिकवरी रेट 70% के आसपास है। ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, बात करेंगे क्या कोरोना किलर वैक्सीन तैयार हो गई है, बात उस दावे की करेंगे जिसके जरिए रूस ये दावा कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन उसने तैयार कर ली है। जिस कोरोना के कहर से पूरा विश्व करा रहा है, उस कोरोना को मारने के लिए रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। दरअसल रूस ने कोरोना से लड़ाई में विश्व विजेता बनने की बात कही है। रूस दावा कर रहा है कि उसके बनाए वैक्सीन से 2 साल तक कोरोना का प्रभाव नहीं होगा। आज तफसील से हम जानेंगे कि आखिर क्या क्लिनिकल ट्रायल रूस ने किया है, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये कितना जरूरी होता है, क्या कुछ प्रोसीजर होता है जब किसी भी वैक्सीन को लॉन्च किया जाता है। आज हम तफसील पर इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर गुंजन चंचलानी जी हमारे साथ है, जो कि हेड क्रिटिकल केयर हैं भाटिया हॉस्पिटल से, मुंबई से हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गुंजन। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जी हैं, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सीधे हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी जुड़ गई हैं, जो कि मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे है, क्योंकि रूस तो सर ये दावा कर रहा है कि उसने कोरोना किलर वैक्सीन तैयार कर दी है, लेकिन अभी तक तो क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ, और ये दावा, इस दावे में कितना सच को आपको दिखता है? जी ये बहुत सराहनीय बात है कि वैक्सीन लॉन्च तो हो गई, पर क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वैक्सीन ट्रायल में स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 होती है। स्टेज 1 में रशिया ने 30 लोगों को ट्राई किया, ट्रायल यूज करा। स्टेज 2 में 38 लोगों को किया, और स्टेज 3 जिसे हम कहते हैं, जिसमें जनरली 3000 लोग होने चाहिए, उसमें 30 लोगों का इस्तेमाल हुआ। और 11 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी को वैक्सीन देके ये प्रूव कर दिया कि वो सेफ है, पर क्या वो कारगर है, इसका डेटा नहीं है। अगर हम गमेलिया इंस्टीट्यूट का ही देखते हैं तो वो ये कहती है कि ट्रायल चल रही है, ट्रायल खत्म नहीं हुई है, और आगे परिणाम संतोषजनक पाए जाएंगे, ये अक्टूबर तक पता चलेगा, और अक्टूबर से मास वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। तो ये एक शायद पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा लगता है इस समय, ये प्रूव करने के लिए कि हमने वैक्सीन सबसे पहले इजाद कर ली है। पर ये 3000 वॉलंटियर्स पे जो मेड्रीना की ट्रायल है, ऑक्सफोर्ड की ट्रायल है जो चल रही है, वही हमें बताएगी कि ये एफिकेशियस कितनी है। अगस्त के महीने में ये बात पक्की हो गई कि जितनी वैक्सीन चल रही है वो सेफ है, पर वो कितनी एफिकेशियस है, 2 डोज लगेंगी, 3 डोज लगेंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मलिक जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि डायरेक्टर है वेदारना फाउंडेशन की। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रियंका मलिक आपका। अभी सवाल मेरा एक्चुअली सीधे है गुंजन चंचलानी जी से। गुंजन जी, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे थे, उस बात का जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन डॉक्टर प्रियंका मलिक आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि क्या आपको लगता है, क्योंकि ये जो कदम रूस की तरफ से उठाया गया है, क्या ये कदम हड़बड़ाहट में उठाया गया है? ये शायद एक हड़बड़ाहट में ही उठाया गया कदम है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बन चुका है,
और हर कंट्री चाह रही है कि जो है वो सबसे ज्यादा जो है जल्दी से वैक्सीन बना ले, क्योंकि अगर वो वैक्सीन बना लेंगे सारी दुनिया से उनके पास डिमांड आएगी, जिससे कि उससे उनकी इकोनॉमी को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा उनकी इकोनॉमी पे। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी मेरे प्रवक्ता जो है मेरे साथीगण ने कहा कि ये अभी तक ह्यूमन ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। बहुत केवल फर्स्ट फेज के हमें जो है जो परिणाम है वो सार्वजनिक किए गए हैं। सेकंड और थर्ड फेज के परिणाम भी हमारे सामने आए नहीं है। तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है? तो मुझे तो यही समझ आता है कि ये कहीं ना कहीं या तो एक जल्दबाजी में प्रॉफिट कमाने का तरीका है, या फिर जो है एक वाहवाही लूटने का तरीका है एक इंटरनेशनल बाजार में। जी बिल्कुल, ये वाहवाही लूटने का एक तरीका हो सकता है डॉक्टर राहुल भार्गव, लेकिन ये कितना खतरनाक है सर? भले ही रूस वाहवाही लूटने के लिए कर रहा हो या फिर कोरोना बनाने की रेस में सबसे आगे निकलने की एक होड़ हो, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि एक तरफ क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, और उससे पहले ही ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए गए। उससे पहले ही ये दावा किया जा रहा है कि हमने तो कोरोना की वैक्सीन बना दी। ये कितना खतरनाक हो सकता है सर? ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है दिशा जी। इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही वैक्सीन आएगी तो एक लोगों में लहर आएगी कि हम अपना गार्ड को लोअर कर सकते हैं। इसका मतलब वो मास्क छोड़ देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देंगे। जैसे अभी अमेरिका में होटल जब खुले तो वो इन्फेक्शन के एरियाज बन गए। दूसरी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक बर्बादी की, कि छोटे विश्व के जो देश हैं जो रशिया से अलाइंड हैं वो वैक्सीन खरीद के लोगों को लगाएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संक्रामक रोग और बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में? इसी बात का सबसे बड़ा खतरा है। और जब भी हम ट्रायल पे शॉर्टकट अपनाते हैं, भले ही कितनी बड़ा पैंडेमिक हो, कितने भी लोगों की जान जा रही हो, पर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म आप बेनिफिट को नहीं छोड़ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए शॉर्ट टर्म को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। प्रॉपर प्रोसीजर से उसकी एफिकेसी टेस्ट करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ने का फायदा है। इसमें पॉलिटिकल स्कोर अपनाने का कोई फायदा नहीं है। इसका दुष्प्रभाव भी होगा पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व इस समय इतने गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है कि अगर इस समय और मौतें होती हैं या इन्फेक्शन बढ़ता है तो वो इकोनॉमी को और नीचे बिठा देगा। जैसे अभी इंग्लैंड से रिपोर्ट आई है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। तो ये इसीलिए पॉलिटिकल स्कोर अच्छा नहीं है। ठीक है डॉक्टर गुंजन, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो हालात, जो स्थितियां हैं पूरे विश्व की अगर हम देखें, भले ही ये दावे किए जा रहे हो रूस की तरफ से कि उसने कोरोना किलर वैक्सीन को तैयार कर दिया है, लेकिन अभी सत्य क्या है, क्या सच्चाई है, इस पर अभी पर्दा ही है, क्योंकि WHO ने भी इसको मान्यता नहीं दी है। लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है, क्योंकि लगातार रूस पे भी आरोप लग रहे हैं कि उसने सच्चाई को छुपाया है, उसने जो सभी तथ्य हैं वो सामने नहीं रखे हैं कि ये वैक्सीन कैसे तैयार हुई, ये वैक्सीन कब इसका पहला ट्रायल हुआ, कब दूसरा ट्रायल हुआ, कैसे इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, कितने लोगों पर ट्रायल हुआ है, ये जो तमाम जो जानकारियां हैं ये छुपाई है। बाकी अगर देशों को की तुलना करें तो जैसे भारत में भी ट्रायल हो रहा है, तमाम और देशों में, अमेरिका समेत और तमाम देशों में ट्रायल हो रहा है, उसकी जानकारियां साझा की जाती है, लेकिन रूस ये तमाम जानकारियां छुपा रहा है। इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। किस तरह से देखती हैं आप इसे? एक्चुअली आप सही कह रहे हो कि ये जो ट्रायल है विदाउट सेफ्टी ट्रायल, मतलब इसकी सेफ्टी कितनी है, इसकी मतलब कितनी इफेक्टिव रहेगी, ये सब बताए बगैर उन्होंने ये मतलब काइंड ऑफ वैक्सीन रिलीज की है कॉमन पब्लिक के लिए। आइडियली कोई भी वैक्सीन जब रिलीज होती है तो इसमें एक फेज 3 ट्रायल होता है जिसमें एफिकेसी कंपेयर होती है, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करती है जिनको वैक्सीन मिला और जिसमें नहीं मिला। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है और प्रोबेबली ये केवल एक प्राइड मोमेंट गेन करने के लिए रशिया का एक तरीका है। मतलब ये वैक्सीन से बहुत ही ज्यादा प्राउड एक कंट्री फील करने वाला है, दैट इज यही करने की कोशिश कर रहा है शायद रशिया। ठीक है डॉक्टर गुंजन, क्योंकि जब भी कोई भी वैक्सीन लॉन्च की जाती है उसके 3 ट्रायल होते हैं जैसे कि आपने बताया, लेकिन इसके अभी तक 2 ट्रायल हुए हैं। फेज 3 जो ट्रायल है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अभी तक शुरू भी नहीं किया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग जो ट्रायल होती है, सवाल ये है कि कौन से मानकों पर ये जो दवाइयां हैं, ये जो वैक्सीन है वो खरी उतरनी चाहिए? क्या कुछ मानक होते हैं इसके? होते हैं क्या कुछ?
फिर से रिपीट करिए, मेरी जी आवाज कट गई। सवाल ये है कि जब भी कोई वैक्सीन उसको लॉन्च किया जाता है, उससे पहले जो ट्रायल होते हैं, क्या कुछ मानक होते हैं उसके, कहाँ कहाँ पर वो खरी उतरनी चाहिए? सुरक्षा और सेफ्टी के साथ ही और क्या कुछ मानक होते हैं इसके? जी देखिए, 3 फेजेस होते हैं हर ट्रायल के। पहले जो ट्रायल होता है हमेशा वो हेल्दी लोगों पे किया जाता है। ये देखिए कि ये उसमें डिसाइड किया जाता है कि वो ट्रायल ड्रग का या वैक्सीन का डोज कितना डिलीवर किया जाए, उस डोज पे वो सेफ है या नहीं। तो ये हेल्दी वॉलंटियर्स से बेसिकली तभी ये बहुत ही कम लोगों पे ट्रायल किया जाता है। एंड ग्रेजुअली फिर फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। फेज 3 ट्रायल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए ये एफिकेसी है या नहीं। मतलब बेसिकली इसे 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक जिनको प्रॉपर वैक्सीन दी जाती है और दूसरा यूजुअली जिनको प्लेसिबो दिया जाता है। तो उसमें कंपेयर होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है वो केवल वैक्सीन के कारण आ रहा है, क्योंकि एक कोई और बायस फैक्टर है। तो इसलिए थर्ड फेज ऑफ ट्रायल इज मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें उसकी एफिकेसी भी पता चले। और अगर, क्योंकि ये बहुत मेजॉरिटी फेज 3 ट्रायल इसलिए ज्यादा लोगों के बीच में होती है, तो इसलिए अगर कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट आने हैं यूजुअली फेज 3 ट्रायल्स में ज्यादा पता चलता है। तो विदाउट द फेज 3 ट्रायल वैक्सीन रिलीज करना काफी डेंजरस माना जा सकता है। ऐसा भी डॉक्टर गुंजन होता है कि फेज 3 ट्रायल में भी कई दवाइयां फेल हो जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं कि वो इफेक्टिव ना हो, और यहाँ तो कुछ ज्यादा उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हो कि वो मतलब सेफ ना हो रिलीज करने के। तो देयर आर 2 थिंग्स। कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि फेज 3 जो ट्रायल है वो पूरा नहीं हो पाता है कई वैक्सीन का? यूजुअली कहते हैं ओनली 10% ऑफ द वैक्सीन प्रोबेबली क्रॉस करते हैं फेज 3 ट्रायल्स। ठीक है। अब डॉक्टर प्रियंका, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी जो हालात और जो स्थितियां हैं, जो रूस है वो दावा कर रहा है तमाम जो और देश है वैक्सीन बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कई जो देश है वो फेज 3 तक पहुंच रहे हैं, यानी कि फेज 2 ट्रायल तक पूरा हो चुका है कई देशों का, लेकिन बावजूद इसके अभी तक और किसी देश की तरफ से दावे और वायदे नहीं किए गए। रूस 2 ट्रायल पूरे होने के बाद ये दावे कर रहा है। ऐसे में क्या अभी इस वक्त इस वैक्सीन पर भरोसा किया जा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल भी मैं इस बात को से अग्री नहीं करूंगी। इस पर्टिकुलर वैक्सीन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको याद हो तो बाबा रामदेव ने भी एक वैक्सीन निकाली थी, लेकिन वहां पर भी यही क्वेश्चन आ गया था कि क्या आपने ट्रायल्स जो किए हैं उसके प्रमाण जो है वो गवर्नमेंट को वो किए हैं, सबमिट किए हैं या नहीं। तो इसी तरीके से इंडिया में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर रही हैं, ट्रायल्स कर रही हैं और वो फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट कर चुकी हैं। लेकिन जब तक आपके हर प्रूफ और सारी जो मापदंड है एक वैक्सीन को पूरा करने के लिए, जब तक ये सब नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी वैक्सीन को देश में या तो खरीदना या फिर उसे लोगों को दे देना। क्योंकि वैसे भी अगर आप देखें इस टाइम लोगों में इतनी जो है बहुत भयानक स्थिति है, लोग इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट उनको कह दे कि ये वैक्सीन आ गई है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत जैसे देश में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे उस वैक्सीन का उपयोग करेंगे। और जब उस वैक्सीन का उपयोग करेंगे और उसके रिजल्ट अगर वो सामने नहीं आए, उल्टा अगर उसका से संक्रमण बढ़ गया, जैसे कि मेरे एक साथी ने कहा कि संक्रमण और बढ़ सकता है क्योंकि लोग सेफ्टी मेजर्स को जो है कम कर देंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हम लोगों ने तो वैक्सीन ले ली है। तो उस वजह से संक्रमण और ये इस बीमारी का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसको जब तक ये पूरी तरीके से, जैसे कि एम्स के डायरेक्टर मिस्टर गुलेरिया ने कहा, जब तक कि हम अपने देश में पूरी तरीके से इसकी सेफ्टी और हम ये चेक ना कर ले कि इससे एक्चुअली इम्यूनिटी बढ़ रही है और इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तब तक हमें इसे अपने देश में तो एटलीस्ट नहीं उतारना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कहना। ठीक है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका। यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि जाहिर तौर पे जिस तरह से रूस ने ये दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन की खोज कर ली है या फिर उसको बना दिया है, कोरोना किलर जो है वो उतार दी है, लॉन्चिंग उसकी कर दी है, उसके बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या वाकई रूस ने जो कोरोना वैक्सीन तैयार की है वो इफेक्टिव है, सुरक्षित है? इन 2 सवालों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल इस बात को भी लेकर है कि क्या भरोसेमंद है, क्या भरोसा किया जा सकता है?
क्योंकि अभी आपने सुना होगा डॉक्टर गुंजन को, उनका ये भी कहना है कि जो टेस्टिंग है, जो लगातार क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, वो फेज 3 में भी कई बार फेल हो जाते हैं। तो अभी फेज 2 के ट्रायल हुए हैं, क्या अभी विश्वास किया जा सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही थी डॉक्टर गुंजन, और इसीलिए इतने सवाल खड़े हो रहे हैं रशिया की वैक्सीन पे, क्योंकि उन्होंने आनन फानन में इतनी जल्दी से ये जो है पूरे विश्व में दावा कर दिया कि हमने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है, और कहीं ना कहीं वो अपने साइंटिफिक आधिपत्य को भी जमाना चाहते हैं। इस वक्त पूरे विश्व पर वो दिखाना चाहते हैं कि रशिया वो कंट्री है जिसने की पहला वैक्सीन बनाया है और बाकी देशों के साइंटिस्ट को पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मंशा भी दिखाई देती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ब्रिटेन और अमेरिका से ही सबसे ज्यादा इस वक्त उम्मीद दिख रही है वैक्सीन आने की, और ये दोनों ही देशों के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में वो उनसे वैक्सीन लेना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए रशिया ने अपना कोई तोड़ इस वक्त निकाल कर रखा है, और जैसे पहले ही उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये बात बोल चुके हैं कि उनसे 20 कंट्रीज जो है 100 करोड़ डोज की मांग ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो इससे पैसे कमाने की भी जो उनकी एक नीयत है वो साफ झलक रही है कि वो पैसे कमाना चाहते हैं इस वैक्सीन के द्वारा। क्योंकि जिस तरह से देखिए, जून 13 को इनका पहला फेज 1 ट्रायल शुरू हुआ, जुलाई 17 को इनका फेज 2 ट्रायल शुरू हुआ, और अब मात्र 12 अगस्त को ही देखिए इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारी वैक्सीन तैयार है, हम इसको दे रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया कि हमने अपनी बेटी को भी लगा दिया है, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है। अपने जो नागरिक हैं उनके, रशिया के जो नागरिक हैं और जो कंट्रीज उनसे मांग कर रही हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि ये बहुत सेफ मेडिसिन है, और राष्ट्रपति ने इतना भरोसा किया है इस वैक्सीन पे कि अपनी बेटी तक को लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें जो है बहुत सवाल के घेरे में इनको खड़ा कर देती हैं। और अगर अभी आप देखें तो कोई जहां भी वैक्सीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, शायद ही कोई भी ऐसी कंट्री होगी जो अपना डेटा शेयर नहीं कर रही है। हर कोई अपना डेटा शेयर कर रहा है, WHO के साथ साझा कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तो हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, और दूसरा ये बात भी है कि जो भी वैक्सीन बनकर आए, हर कोई यही चाहता है कि वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, और उसे मान्यता प्राप्त हो, WHO की मोहर लगे, बाकी देशों की मोहर लगे उस पर, ताकि जो है लोग भी उसको ले सकें बिना डरे, बिना खौफ के कि हाँ ये वैक्सीन सही है, इसको हम ले सकते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने अभी डेटा को छुपाया है, और WHO इनसे लगातार बात कर रहा है, डेटा मांग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डेटा उनसे शेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे चाइना का हाल है वैसे ही रशिया का भी हाल है। ये लोग अपने जो बातें होते हैं उन्हें खोलते नहीं है, बहुत सारी चीजों को पर्दे में बिल्कुल, रखते बहुत हैं, सारी छुपा के चीजें खोली रखते नहीं, हैं। और उसी पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं डॉक्टर स्वाति। और सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि भले ही रूस में इस वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया गया हो कि रूस ने, क्योंकि ये दावा क्या है कि उसने कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लिया है और ऐसे में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इस बात का भी दावा रूस कर रहा है। इस पर हम आज डिबेट कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल भार्गव। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी कर रही थी, कि जिस वैक्सीन को तैयार किया गया है उसके क्या हालात है फिलहाल, लेकिन सवाल ये कि क्या रशिया में लॉन्च कर देना, रजिस्टर्ड करवा देना काफी है, या WHO की मान्यता बहुत जरूरी होती है इसको आगे बढ़ाने के लिए? दिशा जी, ये बात भी जानना जरूरी है कि रशिया अपने साथी देशों के साथ काफी पावरफुल इस समय पोजीशन में है। तो WHO से रजिस्टर कराता है या नहीं कराता, उस पर बहुत सारे विष पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने में हम ये देखेंगे कि एक के बाद वैक्सीन आती रहेगी। क्योंकि ये होड़ इसलिए है क्योंकि सबसे इसको विंडफॉल गेन्स बहुत होने वाले हैं। अगर हम एक आर्थिक पहलू देखें वैक्सीन का, एक तो चलो ये है कि लोगों को बचाना बहुत जरूरी है, कि इकोनॉमी किक स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, पर दूसरा हर कंपनी का इसे गेन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी दिखता है। ये देखिए किस तरीके से जो वैक्सीन $3 की हिंदुस्तान में बिकेगी, वही वैक्सीन की प्राइस मॉडर्ना $37 अमेरिका गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहा है। $3 वर्सेस $37, आप सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट सेंटर्स बनेंगे आगे चल के वैक्सीन के लिए। और जो कंट्री पहले बनाती है और साथ में एफिकेसी दिखा पाती है, तो विश्व के लोग उसी कंट्री की तरफ जाएंगे जहां से जल्द वैक्सीन मिल सकती है। तो इसको सिर्फ एक वैक्सीन को मरीजों की जान बचाने से ना देखते हुए आर्थिक पहलू भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, कि किस तरीके से कंट्रीज की इकोनॉमी जो बिल्कुल डूब चुकी है वो उठाने के काम में आएगी। इसीलिए शायद रशिया होड़ में है कि वो सबसे पहले वैक्सीन रजिस्टर कराए। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, वो कह रहे हैं अक्टूबर तक मैं मास वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दूंगा।
मतलब मेरी ट्रायल कंप्लीट होगी सितंबर में। वैक्सीन की ट्रायल खत्म होने के बाद एंटीबॉडी कितनी बनी या नहीं बनी, उसके बिना ही सितंबर में पुलिस पर्सनल्स को और टीचर्स को, और साथ में अक्टूबर में मास वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कितना बड़ा पहलू है जो कॉन्फिडेंस दिखाता है। और जो कल व्लादिमीर पुतिन जी ने किया है, जो स्ट्रॉन्ग मैन माने जाते हैं रशिया के और 2035 तक प्रेसिडेंट होने का दावा करते हैं, अपनी इमेज को बचाने के लिए। हम जानते हैं कि रशिया किसी टाइम पे तीसरे चौथे नंबर पे था, जहां सबसे ज्यादा मृत्यु दर भी था और नंबर्स भी आ रहे थे। तो उस स्ट्रॉन्ग इमेज को बचाने के लिए भी शायद उन्होंने कल अपनी बेटी को वैक्सीन दी है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जितनी वैक्सीन चल रही है वो सेफ है, पर एफिकेशियस कौन सी निकलेगी यही आगे चल के समय बता पाएगा, क्योंकि वही एक चीज है जो इकोनॉमी को खोल पाएगी, स्कूल को खोल पाएगी, और शायद 2021 में हमें बिना मास्क के। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से लगातार ये आरोप रशिया पे लग रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन को छुपा रहा है, जानकारी छुपाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को, राष्ट्रपति अगर व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को वैक्सीन दी है, तो कोई देखने तो गया नहीं है कि उन्होंने दी है या नहीं दी है। ये भी तो दावे और वायदों में से एक ही है। ये हम इस पे कॉन्टेस्ट नहीं करते कि दी या नहीं दी है, हम मान भी लेते हैं दी है। कोई चीज सेफ है, कोई चीज प्लेसिबो है, वो सेफ है, तो देने से ना देने से फर्क नहीं पड़ता है। क्या वो हमें बचाएगा या नहीं बचाएगा, वो हमारी इकोनॉमी को किक स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज दिखाने के लिए काफी होता है। और बहुत सारे लोग इस चीज में बह जाते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी को दिया है तो सेफ भी होगा। तो ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेसीज में जबकि नहीं होता, पर जबकि जो एकमात्र राज होते हैं उनमें बहुत बार ये यूज किया जाता है पैंतरा, पब्लिक को अपनी तरफ वापस लाने के लिए। तो इसीलिए सरकारें जो है, और हम रशिया को पिछले 80 साल से जानते हैं कि सारी चीजें बड़ी हिडन तरीके से छुपा के की जाती हैं। जब उन्होंने पहली बार स्पेस शटल लॉन्च किया तब किसी को नहीं पता था। उनकी लड़ाई, अगर आप नाम भी देखें, स्पुतनिक 5 दिया गया है उसका नाम, जो कि वही अंतरिक्ष यान था जो शायद सबसे पहले चांद पे गया था। तो नहीं, एक बात आपने बहुत सही की है कि रशिया कोई भी चीज करता है बहुत छुपा के करता है, बहुत हिडन तरीके से करता है। डॉक्टर गुंजन, सवाल इस बात को लेकर है कि बताया ये भी जा रहा है कि सिर्फ 38 लोगों पर जांच के बाद वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। रूस की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर दर्द, स्वेलिंग, हाई फीवर की तकलीफ देखने को मिली है, और लोगों में एनर्जी की कमी, भूख नहीं लगना, सिर में दर्द होना, डायरिया, नाक बंद होना, गला खराब होना और नाक बहने जैसी शिकायतें भी रिपोर्ट की गई है। क्या ये भी जो कहीं ना कहीं जानकारी है रूस छुपा रहा है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल कर रहे थे? देखिए, जो इंफॉर्मेशन है वो तो यही है, जैसे उन्होंने कहा बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी भी हिडन है, लेकिन जो WHO ने एक दो इंफॉर्मेशन यही डाली है कि उनके हिसाब से रशिया ने केवल फेज 1 ट्रायल पास किया है। उन्होंने मतलब वो भी नहीं लिख रहा है कि उनके जो प्री अप्रूवल फेज में फेज 2 भी उनके पास प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कितने साइड इफेक्ट्स हैं, कितना, मतलब अभी ये वैक्सीन जब निकलेगी तो ये सब पे यूज होगी, केवल हेल्दी लोगों पे नहीं, बल्कि उनको जिनको बाकी और बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, तो क्या उनमें ये वैक्सीन किस तरफ के इफेक्ट लाएगी, कितनी डेंजरस हो सकती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, इसका ये बड़ा सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं। तो हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ छुपाया हो सकता है उन्हें खुद ही पता नहीं है अब तक क्या उसकी सेफ्टी प्रोफाइल है, क्योंकि अब तक उन्होंने इतने सारे लोगों में दी ही नहीं। आई थिंक मैंने कभी तो न्यूज पढ़ी थी कि उन्होंने केवल 76 लोगों में फर्स्ट और सेकंड फेज ट्रायल्स किए हैं। तो जब आप पॉपुलेशन में दोगे तो वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। बिल्कुल, चीन ने कोरोना के बारे में छुपाया और रूस अब वैक्सीन के बारे में छुपा रहा है। लेकिन डॉक्टर स्वाति, सवाल इस बात को लेकर भी है कि विश्व संस्था ने रूसी सरकार से वैक्सीन के बारे में तमाम रिसर्च को जारी करने को कहा है। क्या इस रिसर्च को जारी करने के साथ ही बहुत सारे खुलासे और हो सकते हैं, ये उम्मीद की जाए? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन इस बात पर लगातार संदेह रहेगा कि रशिया कितना ज्यादा डेटा शेयर करने के लिए इस वक्त तैयार है, क्योंकि जिस तरह की उनकी बातें और जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है बिना डेटा शेयर करे, बिना कोई बातें बताए, और यहाँ तक कि जबकि फेज 3 ट्रायल उनका अभी शुरू हुआ है उससे पहले ही जो उन्होंने ऐलान किया है, तो नियत नहीं दिखती है उनकी
कि वो डेटा शेयर करना चाहते हैं। लेकिन एक बात इस वक्त हमें ये भी याद रखनी होगी कि अभी चाहे कोई भी वैक्सीन आए, चाहे ऑक्सफोर्ड की आए, मॉडर्ना की आए, रशिया की आए, किसी की भी आए, एक प्रश्न चिन्ह अभी के लिए मेरे ख्याल से सभी वैक्सीन पर लगेगा, क्योंकि सभी वैक्सीन जो हैं बहुत तेजी से बनाई जा रही हैं। जो समय की इस वक्त दरकार है कि हमें वैक्सीन की जरूरत है, तो बहुत सारी जो फेज 1 फेज 2 हैं उन सबको साथ साथ चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि देखिए कुछ वैक्सीन के जो उन्होंने एनिमल्स पे ट्रायल्स करे थे उनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे, उसके बावजूद भी मनुष्यों पे उन दवाइयों को ट्राई करा गया, वैक्सीन फिर भी बनाने के लिए आगे बढ़ा गया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त मनुष्य जो है वो क्रंच्ड भी है, कहीं ना कहीं दबाव भी है सारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी पर इस वक्त की हमें वैक्सीन को सामने लेकर आना है। और देखिए एस्ट्राजेनेका ने पहले ही ये बात स्पष्ट कर दिया है कि उनकी वैक्सीन से अगर किसी को भी दुष्प्रभाव होता है तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इस तरह की दावेदारी बाकी कंपनियां भी कर रही हैं और ये बात समझनी भी होगी कि क्योंकि समय की नजाकत ऐसी है और इस वक्त हम लोगों को क्योंकि वैश्विक महामारी और वैक्सीन की जरूरत है, तो शायद हमें उतना ज्यादा डेटा और वैक्सीन का भी ना मिल पाए। और आने वाले समय में जैसे WHO ने भी बोला है कि हो सकता है ये वैक्सीन फुल्ली इफेक्टिव ना भी हो। ये भी अभी देखना होगा कि जो वैक्सीन आ रही हैं वो कितनी कारगर हैं, कितनी नहीं है, अभी इन पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन जरूर जिस तरह से रशिया ने इस पूरे चीज को हैंडल करा है और जिस तरह से उन्होंने सामने आकर एकदम विश्व में दावा कर दिया, वो जरूर उन्हें संदेह के घेरे में खड़ा करता है। और केवल अभी 100 लोगों पे उन्होंने वैक्सीन का ट्रायल करा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है, क्योंकि अभी अगर आप बाकी ट्रायल्स को देखें तो वो 20,000 30,000 लोगों पर फेज 3 ट्रायल कर रहे हैं, जिसके बाद कुछ नतीजे आए तो मेरे ख्याल से लोगों में भी एक ढांढस बढ़ता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वैक्सीन के ट्रायल्स अच्छे हुए होंगे। लेकिन इस तरह से केवल 100 लोगों पे अगर आप ये दावा करते हैं कि वैक्सीन बन गई है और विश्व की पहली वैक्सीन है, तो जरूर संदेह होता है। और इस तरह से जब तक कि वो डेटा शेयर नहीं करेंगे तब तक ये समझना बहुत ही मुश्किल होगा कि वैक्सीन वाकई कारगर है या नहीं है, या ये गिमिक है, ये उनका एक प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा डॉक्टर प्रियंका मलिक आपसे है, क्योंकि ये तो जाहिर तौर पर संदेह है कि ये इफेक्टिव है नहीं है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है नहीं है, या फिर सुरक्षित है नहीं है, ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन WHO ने साथ ही रूस को वैक्सीन रजिस्टर्ड करने से पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल को पूरा करने को कहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है या फिर ये बीच में फेल हो जाती है वैक्सीन, तो क्या रूस पर किसी तरह का एक्शन हो सकता है? क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए नेहा जी, मुझे अब आज के टाइम में ऐसे समझ आ रहा है, जैसे कि अभी जो है बताया गया कि चीन ने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपाई थी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, और वही सेम चीज जो है अब रूस भी कर रहा है। तो मुझे बहुत बड़ा संदेह इस बात से है कि WHO की जैसी ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व रह क्या जाएगा अगर हर कंट्री इसी तरीके से डेटा छुपाएगी और वो जो है शेयर नहीं करेगी। इससे आगे आने वाले टाइम में ह्यूमन अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा, वैसे ही हमारे सामने और बहुत सारी प्रॉब्लम है अगर हम ह्यूमन अस्तित्व की बात करें। ग्लोबलाइजेशन एक उसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल हम कोरोना वायरस की बात करते हैं। तो ऐसा चल पड़ा है कि कोई भी कंट्री जो है कुछ भी डेटा शेयर ना करे, और उसके अगेंस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो गया है कि WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो एक तय करें कि अगर आप लोग डेटा छिपाते हैं या डेटा शेयर नहीं करते हैं तो उस कंट्री के अगेंस्ट कुछ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो ह्यूमन अस्तित्व जो है वो बहुत जल्दी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि सारी कंट्रीज जो है वो छोटे छोटे या बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल रही हैं इस टाइम। जैसे रूस की अगर हम बात करें तो मुझे एक जो समझ आता है, उनका अल्टीमेट एम है कि किसी तरीके से वो अपने प्रॉफिट अर्न करें और अपनी इकोनॉमी को वापस पटरी पे ला सके। ठीक है, तो क्या इसका एकमात्र वजह यही है कि वो अपनी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? क्या रूस की वैक्सीन कोरोना किलर साबित होगी? क्या रूस ने कोरोना की लड़ाई जीत ली है? ये क्या बड़ा सवाल बन जाता है डॉक्टर राहुल भार्गव, क्योंकि ये रेस लग रही थी कि कौन सा जो देश है वो जल्दी वैक्सीन को तैयार कर देगा, क्योंकि विश्व में इस महामारी ने अपने पांव पसार लिए। आज जो स्थिति है भारत में,
वो 60 से 62-65 हजार जो केसेस है वो डेली सामने आ रहे हैं। तकरीबन 1000 या 1200 लोग रोज मर रहे हैं कोरोना से। ऐसे में जाहिर तौर पे ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक होड़ लगी हुई है तमाम देशों में कि कौन कोरोना की वैक्सीन को पहले तैयार कर ले, कौन अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर ले, क्योंकि ये तो जाहिर तौर पे साफ होता है कि जो भी देश इसमें बाजी मारेगा वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएगा, तमाम और देश उससे ये वैक्सीन खरीदेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ये होड़ लगी है, ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है ह्यूमन उस पे कि क्या सेफ्टी और एफिकेसी को पीछे छोड़ के क्या सिर्फ पॉलिटिक्स और ऑप्टिक्स ही सबसे बड़ी चीज है? क्या रशिया ने, और हमारा सवाल बहुत बार हम ये कहते हैं कि विश्व क्या कर लेगा। रशिया आज एक बहुत पावरफुल स्टेट है। हमारे को ये समझना बहुत आवश्यक है कि WHO अपनी क्रेडिबिलिटी चाइना के रहते बहुत जल्दी खो बैठा है। तो WHO कुछ भी कहे, आज उसकी कोई बंदिश नहीं है WHO की कि वो पूरे विश्व पे कुछ बता पाए। तो रशिया ने जो किया है, रशिया ने बहुत सोच समझ के किया है कि बहुत सारी कंट्रीज उससे वैक्सीन खरीदेंगी इसी चीज पे कि उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है, रिजल्ट चुपचाप से दिखाया जाएगा, वैक्सीन बिकेंगी और बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज जो बनाने की कोशिश कर रही हैं वो इस होड़ में पीछे रह जाएंगी। पॉलिटिक्स में उनका दिमाग, उनके हिसाब से ऐसा ही होने वाला है जो शायद हमारे विश्व के लिए और ह्यूमन जाति के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कितना एफिकेशियस है ये जान नहीं सकते। पर कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें, रशिया ही पहला स्टेट था, पहले ही नेशन था जिसने चांद तक ह्यूमन लोगों को पहुंचाया। तो उनकी टेक्नोलॉजी पे हमें विश्वास करना आवश्यक भी है। बट हाँ, थोड़ी अगर ट्रांसपेरेंसी हो जो वेस्टर्न मीडिया के थ्रू आती है, ट्रांसपेरेंसी हो तो सकता है कि वैक्सीन पे थोड़ा और आपको विश्वास हो जाए। तो बिल्कुल नकारात्मक तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए। दोनों ही चीजों को बैलेंस व्यू देखते हुए देश में हमारे को हिंदुस्तान में क्या चीज देखनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरत है कि ऐसी वैक्सीन जो एफिकेशियस हो और जो हमारे लोकल प्रोडक्शन से कम पैसे में लोग लगा पाए, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर गुंजन, जो अभी तक जानकारी साझा की गई है या जो जानकारी निकल के सामने आई है, ये स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है ये किस तरह से काम करती है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रशिया की वैक्सीन के बारे में तो इतना क्लियर कट इन्फॉर्मेशन एक्चुअली नहीं आया है कि कैसे काम करती है, बट ओवरऑल जो वैक्सीन बन रही है वो टारगेट कर रहे हैं स्पाइक प्रोटीन को, मतलब जो हमारे जो वायरस के ऊपर स्पाइक्स हैं जिसके थ्रू वायरस सेल के अंदर एंटर करता है, उसी के अगेंस्ट मेजोरिटी ऑफ द वैक्सीन टारगेट कर रही है। तो अगर वो उसको डैमेज कर देंगे तो वो सेल के अंदर एंटर होके नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएंगे। यही उनका पर्पस है मैंने जब वो वैक्सीन के ऊपर रिसर्च चल रहा है। बट जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव और बाकी सब कलीग्स ने कहा है, इट कैन बी इक्वली डेंजरस। मतलब ये जो है लड़ाई केवल पावर और पैसे, ये दो चीजों के लिए ही हो रही है, और कोई मोटिव नहीं है। ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी कंट्री में 30 to 40 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो वैक्सीन को खोज रहे हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इनिशियली WHO के पास अबाउट 150 प्लस वैक्सीन रजिस्ट्रेशन थे फॉर द phase 1 ट्रायल, एंड लेटली आई थिंक अराउंड 30 उसको पास हुए हैं। ओनली 30 वैक्सीन प्रोबेबली कैन प्रोसीड टू phase 2 या phase 3 ट्रायल। ऐसा उसमें रशिया के जो दिखाता है WHO के साइड से, वो यही दिखाता है कि वो phase 2 के लिए भी फिट नहीं है। उसमें उन्होंने phase 3 भी स्टार्ट कर लिया है ट्यूसडे से, एंड प्लस उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि वो मास प्रोड्यूस करके नॉर्मल पॉपुलेशन पे भी यूज करेंगे। तो ये बेसिक पावर के लिए और पैसे के लिए ही दो प्रोबेबली मोटिव लग रहे हैं, और तो कोई रीजन पता नहीं चल रहा है। और ये इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस कि मतलब जैसे डॉक्टर राहुल जी ने पहले स्टार्टिंग में भी कहा कि यू कैन जस्ट पुट आवर गार्ड्स डाउन, एंड प्लस ये वैक्सीन एक्ट भी करेगी नहीं करेगी, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इट कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी आपसे है, क्योंकि भले ही ये रूस दावा कर रहा हो कि उसने वैक्सीन को तैयार कर लिया है, लेकिन WHO समेत अमेरिका और ब्रिटेन के तमाम जो देश है वो कहीं ना कहीं इस वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में रूस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि तकरीबन 20 देश जो हैं वो कोरोना वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, जिसका जो प्रोडक्शन है वो अब सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। एक तरफ ट्रायल पूरा नहीं हुआ, दूसरी तरफ दावा ये कि हमने वैक्सीन को बना लिया है, तीसरी तरफ ये और कहा जा रहा है कि 20 देश इसकी डिमांड कर रहे हैं और वो भी देश इसमें शामिल है जो कि संदेह जता रहे हैं। जब इस तरह की बातें कही जाएगी तो क्या विरोधाभास नहीं लगता इसमें?
बिल्कुल विरोधाभास लगता है नेहा जी इसमें, और कहीं ना कहीं लोगों की डेस्परेटनेस भी दिखती है ऐसे में। अगर हम छोटे देशों की बात करें जो कि मांग कर रहे हैं इस वक्त रशिया से कि उन्हें वैक्सीन मिले, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो हताश हो रहे हैं, उनकी लड़ाई कमजोर हो रही है, और ऐसे में उन्हें लग रहा है कि शायद तिनके का सहारा मिल जाए, या अगर रशिया ने वैक्सीन बना ली है और वो हमें मिल जाए तो शायद हमारी जनता जो है वो सुरक्षित हो सकेगी। लेकिन वहीं देखिए, रशिया का जो अपना एसोसिएशन है क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने तक अपने ही प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ही अपने ही प्रशासन से जवाब मांगे हैं कि उनके साथ भी डेटा जो है वो साझा किया जाए, ताकि वो भी एक बार देख सकें कि किस तरह से इतनी जल्दी रशिया के प्रशासन ने जो वैक्सीन का दावा किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो लगातार इन बातों को देखना पड़ेगा। और देखिए, WHO के लिए रशिया अपनी कंट्री में क्या करता है उसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल होगा। अगर रशिया अपनी कंट्री में ये दवा को देना चाहता है अपने नागरिकों को, तो WHO इसमें कुछ खास नहीं कर पाएगा, और अगर वो दूसरे देशों को भी ये दवा बेचता है तो ऐसे में भी WHO के लिए मुश्किल होगा कुछ भी कर पाना। और इसीलिए शायद रशिया उनके साथ ज्यादा डेटा साझा नहीं कर रहा है, वो उनके साथ खुलासा भी नहीं कर रहा है कि वैक्सीन की क्या सही जो पैमाने हैं वो हैं या नहीं। और उन्होंने वैक्सीन जो बनाई है वो एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन बनाई है, जिसके ऊपर जैसे अभी डॉक्टर गुंजन बोल रही थी कि स्पाइक प्रोटीन्स को चिपका करके ये वैक्सीन बनाई गई है। ये वैक्सीन वैसे देखा जाए तो काफी सेफ वैक्सीन होती है, और इसी की पद्धति पे इस वक्त ऑक्सफोर्ड ट्रायल जो चल रहा है, कैंसिनो, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारी कंपनियां इसी पद्धति पर वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा जो है वो यही है कि क्या ये कारगर है। साइड इफेक्ट्स को हम एक बार मान भी लेते हैं कि शायद नहीं होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये इम्यूनिटी डेवलप करेगा या नहीं करेगा। तो ये शायद इन्हें फेज 3 ट्रायल का वेट करना चाहिए था, थोड़ा और सब्र रखना चाहिए था, और उसके बाद अगर वो इस तरह का दावा करते तो शायद विश्व को भी आसान होता इस बात को समझना। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल इस बात को लेकर भी है, जो हालात जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, विश्व में हालांकि बहुत ज्यादा विकट स्थिति है, लेकिन हम देश की बात करेंगे क्योंकि देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 60,000 62,000 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है, मृतकों की संख्या 1,000-1,200 के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में तमाम तरह के थेरेपी की बात की जा रही है, तमाम तरह के कोरोना वैक्सीन की बात की जा रही है, और तमाम दावे वादों के बीच में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त क्या आपको लगता है कितनी जरूरत फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन की है? देखिए, पूरे विश्व को ही जरूरत है, और बात अगर भारत की करें तो हम तीसरे पायदान पे हैं और दूसरी की तरफ तेजी से हम भाग रहे हैं दूसरे पायदान की तरफ। तो ऐसे में वैक्सीन की जरूरत तो हमें है ही, क्योंकि एक ह्यूमिडिटी इस वक्त भारत में बढ़ी हुई है, मौसम ऐसा है, त्योहारों का भी मौसम है, लोग मिलजुल रहे हैं एक दूसरे से, और उधर लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। तो इन सभी कारणों से भारत में संक्रमण जो है वो इस वक्त बढ़ रहा है, और ऐसे में वैक्सीन की बहुत ज्यादा दरकार है। लेकिन ये मत भूल जाइए कि भारत भी अपनी वैक्सीन बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। भारत की कॉन्वैक्सिन वैक्सीन जो है, जो कि ICMR की साझेदारी में बनाई जा रही है, वो भी फेज 2 ट्रायल की तरफ चली गई है, शुरू हो गया है फेज 2 ट्रायल नागपुर में। तो ऐसे में अपनी वैक्सीन से भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम लोग बहुत पारदर्शी तरीके से वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, और जाइडस कैडिला भी भारत में वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रही है। और अब पुणे जो मॉडर्ना के साथ और ऑक्सफोर्ड ट्रायल के साथ उनकी साझेदारी है, उनको भी DCGI ने अप्रूवल दे दिया है कि वो भारत में वैक्सीन का ट्रायल, फेज 3 ट्रायल उस वैक्सीन का भी कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत से खुद खुशखबरी आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो लोगों को हताश नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है भारत से ही बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आशावादी निगाहों से देखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्रियंका मलिक, सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि एक लंबा वक्त बीत रहा है मैम, क्योंकि अगर हम देखें कि कोरोना वायरस जो है वो एक चीन से शुरू होते होते पूरे विश्व में इसने अपने पांव पसार लिए, एक लंबा वक्त लग गया। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि वैक्सीन डेवलप करने के तमाम देश फायदे तो कर रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक लंबा वक्त लग गया? क्या आप इस बात को मानते हैं? और अभी तक भी कम से कम ये तो तय नहीं हुआ कि कौन से देश ने वैक्सीन बना दी है। रूस के दावों की भी अगर हम बात करें, ये अभी तक क्लियर नहीं है कि हाँ ये वैक्सीन बन गई है, ये अभी तक तय नहीं है कि सुरक्षा मानकों पर खरी उतर रही है। देखिए नेहा जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ। टाइम तो थोड़ा लंबा हो गया है, 9 महीने हो गए हैं, और आप मतलब हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी महामारी साबित हो रहा है। लेकिन भारत देश के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जितनी तेजी से जो कोरोना के मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वैक्सीन की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है और बहुत ज्यादा जरूरत है,
पूरे विश्व को जरूरत है। अगर जैसा कि स्वाति जी ने कहा कि हम बन सकते हैं फर्स्ट कंट्री जो कि वैक्सीन लेकर आएंगे, तो ये हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो लेकर के चल रहे कॉन्सेप्ट आत्मनिर्भरता का, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन ये स्नेहा जी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ कि रिकवरी रेट क्योंकि बहुत अच्छा है, तो हम लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करें, जिस भी वैक्सीन का, वो पूरी तरीके से पहले जांच होनी चाहिए उसकी कि वो पूरी सेफ है और वो एक्चुअली इम्यूनिटी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि हम अगर हड़बड़ाहट में, जैसे कि रूस ने किया है, अगर हम हड़बड़ाहट में ये काम शुरू करेंगे तो आपको भी पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है, और भी इसका इम्पैक्ट ज्यादा आर्थिक तौर पर हमारे ऊपर पड़ेगा, जो कि ये हमारे कंट्री के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जिसके, तो इसलिए भारत जैसे देश को बहुत सोच समझ करके और बहुत कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले अपनी ही वैक्सीन का वो उपयोग करना शुरू करें। ठीक है डॉक्टर गुंजन, सवाल ये भी है कि क्योंकि वैक्सीन तैयार करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है, क्या ये भी संभावना है कि क्योंकि अगर वैक्सीन दी जाती है किसी व्यक्ति को तो उसका साइड इफेक्ट अभी नहीं 2 या 3 साल बाद हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? यूजुअली ऐसा तो नहीं होता है। ये अगर ऐसा होता है तो यूजुअली जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो कभी कभार किसी से क्रॉस रिएक्ट कर जाए, ये हो सकता है। बट मेनली जो साइड इफेक्ट मेन वैक्सीन से होने होते हैं वो तुरंत ही हो जाते हैं। जो 3-4 साल बाद होते हैं वो मेनली जो एंटीबॉडीज बने वो अपने सेल को डैमेज करते हैं या नहीं, अपने खुद से बॉडी को। ये जो ऑटो इम्यून फेनोमेना है इसके बारे में तो 3-4 साल बाद ही शायद पता चले, ये तो विद टाइम पता चलेगा। बट जैसे इन्होंने कहा कि अब ऐसी मारामारी चल रही है, मतलब अगर हमें नॉर्मल लाइफ जीनी है तो वैक्सीन होना बहुत जरूरी है। बट विदाउट ट्रायल्स को रिलीज करना मतलब एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेने लायक, मतलब हम इकोनॉमी को बढ़ाने के बजाय इसको एक्चुअली कम की तरफ ले जा सकते हैं। मतलब तो भी इंडिया को तो डेफिनेटली बहुत सोचना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एनी वैक्सीन। और जैसे डॉक्टर प्रियंका ने कहा, आत्मनिर्भर होके, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 वैक्सीन हैं जो अब डेवलप हो रही हैं और तुरंत उनके फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, तो होपफुली हम खुद आत्मनिर्भर होके अपनी भी एक वैक्सीन तुरंत मे बी बाय ईयर एंड होप कर रहे हैं कि आ जाए। बिल्कुल कारगर हो, सुरक्षित हो, तमाम सुरक्षा मानकों पर खरी उतरे वैक्सीन, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। लेकिन डॉक्टर राहुल, सवाल ये है कि एक वैक्सीन जब लॉन्च की जाती है उससे पहले उसका ट्रायल होता है। ये ट्रायल भले ही 3 फेज में हो, लेकिन कितने वक्त का होता है, कितने फेज का या कितने वक्त का ये एक फेज होता है, कितने वक्त का 2 फेज होता है? क्या किसी टाइमिंग पर यह आधारित होता है या फिर इसका आधार कुछ और होता है? सबसे जरूरी चीज ये है कि जब फेज 1 ट्रायल होती है तो 6 से 8 हफ्ते में ये पता चलता है कि कोई दुष्प्रभाव तो नहीं आए। दुष्प्रभाव एक्यूट हो सकते हैं कि जो इंजेक्शन दिया तभी दुष्प्रभाव आ गए, या 6 से 8 हफ्ते में आए या नहीं आए। उसके बाद फेज 2 में जाती है जहां पे लार्जर ट्रायल सबसेट होता है, जहां पे एफिकेसी टेस्ट की जाती है ये देखने के लिए कि कारगर होगी भी या नहीं होगी। तो उस समय रेगुलरली ब्लड में से ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं जिसमें टी सेल और एंटीबॉडी देखी जाती है रेगुलर इंटरवल पे बनी या नहीं बनी। उसमें भी 8 हफ्ते के करीब लगता है। जब ये 3000 लोगों पे जाती है तो पहले 1 से 10 लोगों में, 10 से 30 लोगों में और फिर 3000 लोगों तक ये जब फेज 3 जाती है, अगेन 8 से 12 हफ्ते का समय लगता है इसमें ये देखने के लिए कि एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी, और बनी तो वो कहीं गिरने तो नहीं लगे। एक बार तो बन गई, 6 हफ्ते में बन गई, तो जब 6 हफ्ते बाद, 12 हफ्ते बाद, 24 हफ्ते बाद ये गिरने लगी या नहीं लगी, वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस पे चला जाता है। तो ये फेजेस चलते रहते हैं और हर वैक्सीन के साथ में लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी को देखना पड़ता है, तभी उसी ट्रायल्स खत्म होने के बाद में, इसीलिए 2 साल लग जाते थे पहले वैक्सीन आने के लिए। चलिए अब टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट हो गई है, ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी हो रही है, पर इसको कट शॉर्ट करके 15 दिन और 20 दिन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो टाइम बाउंड इम्यूनिटी है। अब आप ये बताइए कोरोना को 14 दिन ही क्यों लगते हैं कोरोना को ठीक होने में अगर इंसान में जाता है? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी माउंट होती है और तभी वो कोरोना को हटा पाती है। क्या कोई 7 दिन में कोरोना नेगेटिव हो जाता है क्या?
इसी प्रकार से जो टाइम बाउंड चीजें हैं आप उसको स्क्वीज नहीं कर सकते, और अगर स्क्वीज करते हैं तो हो सकता है 50% 60% चांस है कि आपके जो पैमाने हैं, जो मापदंड है, आप उस तक ना पहुंचे और आप उसको फेलियर की तरफ अग्रसर करें। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि रूस तो ये दावा कर रहा है कि रूस ने वैक्सीन को तैयार कर लिया, लेकिन क्या वो तमाम मानकों पर खरी उतर रही है, क्या वो तमाम मापदंडों पर खरी उतर रही है, ये वाकई एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि रूस दावे कर रहा है, वायदे कर रहा है, लेकिन उन दावों और वायदों में हकीकत क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।